क्वेश्चन है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं। 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7,290 वोटों से जीता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि चुनाव में जो भाग ले रहे हैं प्रत्याशी, एक फर्स्ट है और दूसरा सेकंड है। जिसको हम फर्स्ट मान रहे हैं वो प्रत्याशी जीत गया है और जो सेकंड हमने माना है वो प्रत्याशी हार गया है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न में इतना तो कहा ही गया है कि दो प्रत्याशी है, तो हमने मान लिया फर्स्ट और सेकंड। फिर ऐसा कहा गया है कि 10% मतदाता वोट नहीं डालते। जब चुनाव यहाँ पर होगा तो उसमें क्या होता है कि 10% मतदाता तो वोट ही नहीं डालते। तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पंजीकृत मतदाता है ना, उनकी संख्या तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट में से 10% ने तो वोट डाला ही नहीं, तो फिर कितने ने वोट डाला? तो यहाँ पर अगर हम -10% करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 यूनिट। यानी कि 100 यूनिट में से 90 यूनिट लोगों ने वोट डाले। फिर आगे ऐसा कहा गया है कि बचे वोटों में से, यानी कि जब 100 यूनिट में से 10% ने वोट नहीं डाला है तो फिर कितने बच गए? 90 यूनिट वोट बच गए। और 90 यूनिट वोटों में से भी अब आप देखिए कि 10% तो अवैध थे। अवैध यानी कि इनकी गिनती नहीं की जाएगी। जब वोटों को गिना जाएगा तो 10% वोट जो है ना, यहाँ पर जो बचे हुए वोट है यानी कि जो 90 यूनिट वोट है उसमें से 10% जो है वो इनवैलिड वोट है, यानी कि उनकी गिनती नहीं की जाएगी। फिर ऐसा कहा गया है कि प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, यानी कि जो व्यक्ति जीता है फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट व्यक्ति जो जीता है वो वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। लेकिन अब आप ये समझिए कि 100 यूनिट में से 10 यूनिट तो ऐसे है जो मतदाता है जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है, लेकिन 90 यूनिट बचे हैं जिनका 10% जो है वो तो अवैध ही है। तो 90 का 10% तो अवैध है, लेकिन 90 का 90% जो है ना वो क्या है? वैलिड वोट है। तो आप यहाँ पर समझे कि 90 यूनिट का 10% तो इनवैलिड है और 90 यूनिट का 90% वोट कितने हैं? वैलिड है। तो आइए अब यहाँ पर समझते हैं। तो 90 यूनिट वोट जो बचे हैं ना, उसका 90% वोट हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो 90 का अगर हम 90% निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 90 गुणा 90/100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 81 यूनिट। यानी कि आप इस तरह से समझिए कि 90 यूनिट का 90% निकाला गया है तो ये कितना आया है? 81 यूनिट आया है। जबकि 9 यूनिट वोट ऐसे है जो कैसे है? इनवैलिड है, जिनकी गिनती नहीं करनी है। फिर आगे कहा गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, अब यहाँ पर जो ये 81 यूनिट आया है ये वैलिड वोट है। तो इन वैलिड वोटों में से 70% वोट तो किसको मिले हैं? जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं। अब आप ये समझ गए हो। आप एक बार फिर से समझिए कि जैसा कि 100 यूनिट तो पंजीकृत मतदाता थे, उसमें से 10% वोट तो डाले ही नहीं गए, तो फिर कितने बचे? 90 यूनिट वोट बचे। अब 90 यूनिट वोट में से 10% तो इनवैलिड थे और 10% इनवैलिड है तो 90% क्या होंगे? वैलिड। तो 90 का 90% निकाला गया तो कितना आ गया? 81 यूनिट आ गया। अब यानी कि जो 81 यूनिट है ना, ये कैसे वोट है? वैलिड वोट है। तो अब कहा गया है कि इन वैलिड वोटों में ऐसा देखा गया है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है ना, यानी कि जो व्यक्ति जीता है उसको 70% वोट मिले हैं, लेकिन पंजीकृत मतदाता के नहीं, वैध मतों का जो है ना 70% वोट मिला है। यानी कि जो 81 यूनिट है उसका 70% वोट किसको मिला है? जीतने वाले प्रत्याशी को। तो अब आप ये समझिए कि 81 यूनिट का 70% वोट तो किसको मिल गया है? फर्स्ट व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति जीत गया है। और सेकंड व्यक्ति को फिर कितना मिला होगा? जब 70% फर्स्ट व्यक्ति को मिल गया है तो बचा हुआ कितना होगा? 30%। 30% किसको मिलेगा? सेकंड व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि प्रश्न में आगे ऐसा कहा गया है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको वैध मतों का 70% वोट तो प्राप्त होता ही है, और साथ में वो कितने वोटों से जीता है? 7,290 वोटों से जीता है। 7,290 वोटों से जीता है, यानी कि फर्स्ट व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति
व्यक्ति को जो वोट मिले हैं ना, उनके वोटों का जो अंतर होगा ना वो कितना होगा, 7,290 होगा। तभी तो ऐसा कहा गया है ना कि इतने वोटों से तो जीत हुई है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट व्यक्ति है जो जीता है उसको तो 81 यूनिट का 70% मिला है, और जो व्यक्ति हारा है उसको 81 यूनिट का 30% ही मिला है। यानी कि इनके वोटों में अगर अंतर देखा जाए ना तो 40% का अंतर है। लेकिन कितने वोटों का 40%, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 81 यूनिट का 40% का जो अंतर आएगा इनके वोटों में आएगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 7,290 वोट के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 81 यूनिट का 40% किसके बराबर होगा, 7,290 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि हम हल कर लेते हैं और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। का के स्थान पर तो हम गुणा ही लगा देंगे, 40% यानी कि 40/100, और यहाँ पर लिखेंगे 7,290। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर हम 81 से 7,290 भी काट सकते हैं, और ये कितनी बार कटेगा, 90 बार कटेगा। और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे ना तो यहाँ पर 90 और ये जो 10 है ना ये तो गुणा में चला जाएगा दाएं पक्ष में, और ये 4 जो गुणा में है ये दाएं पक्ष में भाग में चला जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर तो 45 आ जाएगा, और 2 के पहाड़े से 10 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 225 वोट के बराबर आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 225 वोट के बराबर है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 यूनिट किसके बराबर आया है, 225 वोट के बराबर आया है। लेकिन हमें ज्ञात करना है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो पंजीकृत मतदाता हमने कितने माने थे, 100 यूनिट माने थे। तो यहाँ पर हम 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें 225 वोट, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू है, 100 यूनिट की ज्ञात करनी है तो 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22,500 वोट। यानी कि कुल मतदाता वहाँ पर कितने थे, 22,500 थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि कितने वोट डाले गए थे तो हम बताते 90 यूनिट डाले गए थे, क्योंकि आपको पता है ना कि 10% मतदाता तो वोट नहीं डालते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही होगा कि 90 यूनिट वोट डाले गए थे। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि वोट कितने डाले गए थे तो फिर हम 90 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर लेते। जब 1 यूनिट की यहाँ पर 225 वोट के बराबर वैल्यू है तो 90 यूनिट की ज्ञात करनी होती, तो 225 में हम 90 का गुणा कर देते। प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि कितने वैलिड वोट है, कितने इनवैलिड वोट है, कुछ भी पूछा जा सकता था। लेकिन हमने यूनिट की वैल्यू ही, 1 यूनिट की वैल्यू ही निकाल ली, तो फिर तो हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते, यानी कि जिसकी भी वैल्यू पूछी जाती प्रश्न में वो सभी वैल्यू हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमने जो भी वैल्यू मानी थी वो सारी हमने यूनिट में ही मानी थी। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ यही पूछा गया था कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, और वो आंसर हमारा आ ही चुका है 22,500। क्वेश्चन है 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तुओं के बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो पहला संबंध दिया हुआ है वो अंकित मूल्य और लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि 85 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है, यानी कि जो 85 वस्तुओं का मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ये किसके बराबर है, 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम मार्क्ड प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बट्टा लागत मूल्य यानी कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 153 तो है ही, और जो ये 85 है ना ये चला जाएगा दाएं पक्ष में, भाग में चला जाएगा। अब हम इसको 17 के पहाड़े से काटेंगे ना तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो संबंध आया है वो कितना आया है, 9/5 का आया है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मार्क्ड प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस कितना है, 9/5 है। तो आइए अब आगे प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन आपको ये डाटा ध्यान रखना है कि मार्क्ड प्राइस और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के बीच में जो अनुपात का संबंध आया है वो कितना आया है, 9/5 आया है।
अब यहाँ पर अगला संबंध दिया हुआ है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ही अनुपात निकालना होगा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में भी। तो 104 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है? 65 वस्तुओं के, यहाँ पर लिखा हुआ है 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो 65 वस्तुओं का मार्केट प्राइस इस तरह से हम लिख देंगे। तो सेलिंग प्राइस बट्टा हम मार्केट प्राइस निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर 65 तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो ये 104 है ये पट्टे में चला जाएगा और यहाँ पर हम 13 के पाड़े से काट सकते हैं। तो ये अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 5/8 का। तो सेलिंग प्राइस अनुपात जो मार्केट प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 5:8 आएगा। तो आइए अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अब ये जो अनुपात आया है वो कितना कितना आया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ये अनुपात पहले वाला है वो कितना है, और यहाँ पर आपको पता है कि अब ये जो अनुपात आया है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में वो कितना आया है। यहाँ पर था 5 और यहाँ पर था 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन तीनों के बीच में अनुपात का संबंध निकाल लेते हैं। मार्केट प्राइस और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम किस तरह से अब यहाँ पर अनुपात लिखेंगे, आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला अनुपात आया था 9:5, ये किस किस के बीच में है? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट प्राइस के नीचे 9 और यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे 5। फिर यहाँ पर देखिए कि जो ये अंकित मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? 8:5। तो यहाँ पर अंकित मूल्य के नीचे 8 और यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे 5, इस तरह से यहाँ पर लिखना होता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो ये 9 है 8 है ये अलग अलग क्यों आ रहा है, जबकि वस्तु तो यहाँ पर एक ही तरह की है, एक ही तरह की तो वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर जो ये अंकित मूल्य है ना, आपने देखा कि अंकित मूल्य का जब यहाँ पर क्रय मूल्य के साथ अनुपात है तो ये तो 9 है, लेकिन जब अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात है तो ये 8 है। लेकिन वास्तव में ये वैल्यू जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। तो बराबर हम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 9 में 8 का गुणा कर दे और 8 में हम 9 का गुणा कर दे तो ये 72 हो जाएगा। लेकिन अनुपात है ना, तो यहाँ पर अगर 8 का गुणा किया है तो यहाँ पर आपको 8 का गुणा करना होगा और यहाँ पर 9 का गुणा किया है तो यहाँ पर 9 का गुणा करना होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नया अनुपात क्या आएगा। 9 का गुणा 8 से करो चाहे 8 का गुणा 9 से करो, यहाँ पर आएगा 72 यूनिट। अंकित मूल्य कितना आ गया? 72 यूनिट आ गया है। 5 का गुणा 9 से किया जाएगा तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 45 यूनिट आएगा और यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 40 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात क्या आएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछा ये गया है कि प्रत्येक वस्तुओं के बिक्री से, यानी कि हम वस्तुओं को बेचेंगे तो बेचने से अब यहाँ पर लाभ या हानि जो होगा ना उसका हमें प्रतिशत में आंसर देना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। लेकिन अब ये तो देखते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। वस्तु को बेचना है, आपको पता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि वस्तु को जो खरीदा गया है वो तो 40 यूनिट में खरीदा गया है और वस्तु को बेचना कितने में है? 45 यूनिट में। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो ना कि लाभ तो हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है? 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। 40 की वस्तु को 45 में बेचा जाए तो 5 का लाभ ही तो होगा। अब आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है, तो बट्टे में हम 40 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है? 40 है और मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 100 से। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 5 के पहाड़े से यहाँ पर 40 कटेगा 8 बार और 100 में अगर 8 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12.5%। लेकिन ये जो आंसर है ये लाभ प्रतिशत का आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 45 है और क्रय मूल्य कितना है? 40 है। तो यहाँ पर 5 यूनिट का लाभ हो रहा है और हमने प्रतिशत में आंसर निकाला है तो वो कितना आया है? 12.5%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों ही 20% है, तो हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इनमें संबंध ज्ञात करना होगा। अगर हमें इन तीनों में ही संबंध पता लग जाएगा तो फिर तो हम ये पता लगा ही लेंगे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य।
अब आप देखिए कि छूट प्रतिशत कितना है, 20% है। और आपको ये भी तो पता है कि छूट का जो संबंध होता है ना, वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का संबंध होता है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम अनुपात निकालना चाहें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में, तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 रुपये हो और 20% की छूट दी जाती है, तो फिर वस्तु को बेचेंगे कितने में? 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 20% की छूट देनी है, तो वस्तु को बेचा जाएगा 80 रुपये में। तो यहाँ पर 20% की छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हम इसको सरल रूप में लिख लेते हैं। 20 के पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 5:4। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो 5:4 है। फिर आप देखिए कि लाभ प्रतिशत भी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20%। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ का जो संबंध होता है ना, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का होता है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य के नीचे ही 100 लिखते हैं। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और हमें लाभ जो है वो 20% कमाना है, तो वस्तु को फिर कितने में बेचेंगे? 120 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य के नीचे ही क्या लिखेंगे? यहाँ पर 120 लिखेंगे। तो यहाँ पर तो हम अनुपात ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम सरल रूप में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 20 के पहाड़े से ही काटेंगे तो यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 6:5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6:5। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य का अनुपात है ना, वो अंकित मूल्य के साथ कितना है, 4 यूनिट है। और यही विक्रय मूल्य का जो अनुपात है क्रय मूल्य के साथ, वो कितना है, 6 यूनिट। जबकि ये है तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर ये 4 है, ये 6 है, ये बराबर होना चाहिए। और अनुपात में तो हम ये बराबर कर ही सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर हम इस अनुपात में 3 का गुणा कर दे और यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दे, तो 4 गुणा 3 12 हो जाएगा, 6 गुणा 2 12 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर हमने 3 का गुणा किया है तो ये अनुपात है, तो यहाँ पर भी हमें 3 का गुणा करना होगा। यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो इस अनुपात में हमें यहाँ पर भी 2 का गुणा करना होगा। अब देखते हैं कि नया अनुपात क्या आएगा। यहाँ पर जो अंकित मूल्य का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। विक्रय मूल्य तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। ज्ञात तो ये करना है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अब आपको यहाँ पर ये तो दिखाई दे ही रहा होगा कि अगर यहाँ पर क्रय मूल्य 10 यूनिट है तो अंकित मूल्य तो 15 यूनिट है, यानी कि अंकित मूल्य यहाँ पर अधिक है। और कितना अधिक है वो भी आप देख सकते हो कि 5 यूनिट अधिक है क्रय मूल्य से, क्योंकि जो तुलना की जा रही है ना, वो क्रय मूल्य से की जा रही है। तो आप देख सकते हो कि जो क्रय मूल्य है वो तो 10 यूनिट है अनुपात में, और अंकित मूल्य कितना है, 15 यूनिट है। तो यहाँ पर ये कितना अधिक है, 5 यूनिट अधिक है अंकित मूल्य किससे, क्रय मूल्य से। तो यहाँ पर आंसर तो हमें परसेंट में देना है, तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, क्रय मूल्य से कर रहे हैं ना, तो हमें बट्टे में क्या लिखना होगा, क्रय मूल्य ही लिखना होगा। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 10, यहाँ पर हमने 5 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अंतर है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 5 यूनिट तो अधिक है, तो हमने 5 लिख दिया। तुलना किससे की जा रही है, क्रय मूल्य से, तो बट्टे में 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई 100 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में देना है। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट सकते हैं और 5 का गुणा अगर 10 से किया जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50%। तो पूछा ये गया था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, तो आंसर आया है 50% अधिक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 संतरे बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर एक दुकानदार है जो कि 3 रुपए में 10 संतरे खरीद रहा है और 3 रुपए में 8 संतरे बेच रहा है, तो निश्चित रूप से लाभ तो यहाँ पर होगा, लेकिन हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं क्रय और यहाँ पर हम लिख लेते हैं विक्रय। आप तरीका समझ लीजिए कि किस तरह से ऐसे प्रश्न हल किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और आप एक बार तरीका सीख लोगे तो निश्चित रूप से कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से हल कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरह से ये प्रश्न हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु।
तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य कितना है और क्रय वस्तु कितनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 3 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, और यहाँ पर 10 संतरे क्या है, ये वस्तु है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्रय के यहाँ पर लिखेंगे मूल्य में 3, और यहाँ पर वस्तु कितनी है, 10। 10 संतरे है, वस्तु ही मान सकते हैं हम। फिर देखिए कि विक्रय में देखोगे आप कि जब वस्तु को बेचा गया है तो रुपए तो 3 ही है, तो यहाँ पर मूल्य के नीचे तो हम 3 ही लिखेंगे, लेकिन वस्तु कितनी है, अब 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि वस्तु खरीदी तो गई है 10, लेकिन बेची कितनी गई है, 8। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो वस्तुओं की जो संख्या है ना, उसको बराबर करेंगे। तो संख्या बराबर करना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर जैसा कि 10 से 8 है, अगर हम 10 और 8 का लैसे लेते हैं ना, लैसे आएगा 40, तो यहाँ पर हम 10 और 8 को 40 ही बना देते हैं। तो कैसे बनाया जाए, यहाँ पर हम 10 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 8 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर हमने 4 का गुणा किया है तो मूल्य में हमें 4 का गुणा करना होगा, और यहाँ पर 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर हमें मूल्य में 5 का गुणा करना होगा। अब आप देखिए कि अगर 3 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और 3 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। और वस्तु तो आप देख ही सकते हो कि बराबर ही है, 10 गुणा 4 यानी कि 40, 8 गुणा 5 यानी कि 40, तो वस्तु तो बराबर हो गई। और अब हम मूल्य देख लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 12 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 15 है। तो यहाँ पर अब आप देख ही सकते हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि 12 रुपये में वस्तु खरीदी गई है और 15 रुपये में वस्तु बेच दी गई है। तो यहाँ पर लाभ जो हो रहा है वो 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। आंसर हमें निकालना है प्रतिशत में, तो यहाँ पर बट्टे में हमें लिखना होगा क्रय मूल्य को। ऊपर तो हम लाभ को लिखेंगे, लेकिन बट्टे में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखेंगे, और क्रय मूल्य कितना है, 12 है, और मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 100 से करना होगा, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। अब हम हल कर लेते हैं। 3 के पहाड़े से यहाँ पर 12 कटेगा 4 बार, और 4 से यहाँ पर 100 काटा जाएगा तो ये कटेगा 25 बार, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर लाभ प्रतिशत का कितना, 25%। आप देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 25%, तो यही सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन है, यदि 12:51 ये चिन्ह है समान अनुपात का, x अनुपात 17, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब 4 संख्याएं इस प्रकार से दी होती है, जिनके यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच में अनुपात का चिन्ह है, और यहाँ पर आप देखो कि ये समान अनुपात का चिन्ह है, और समान अनुपात के बाद भी 2 संख्याएं और जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। तो यहाँ पर अब हमें किस तरह से प्रश्न हल करना चाहिए, ये आपको पता होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जा सकता है, कि जैसा कि यहाँ पर आप मान सकते हो कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और यहाँ पर समान अनुपात का चिन्ह है, ये तीसरी संख्या है, और ये यहाँ पर चौथी संख्या है। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो ये होता है कि पहली संख्या का गुणा हम चौथी संख्या से करें, और ये किसके बराबर होगा, गुणनफल दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। और अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको पता है कि हमें करना क्या चाहिए, फर्स्ट संख्या का गुणा किससे करना चाहिए, फोर्थ संख्या से, और सेकंड संख्या का गुणा करना चाहिए हमें थर्ड संख्या से। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 12 लिखा हुआ है, 12 का गुणा किससे होगा, 17 से होगा, बराबर, और ये दोनों का गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर 51 गुणा एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए 17 के पहाड़े से 51 कटेगा यहाँ पर 3 बार, और 3 के पहाड़े से यहाँ पर 12 कटेगा 4 बार। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 4, तो यही सही आंसर होगा। आप इस तरह से समझिए कि प्रश्न तो बहुत ही आसान था, अगर आप इस तरह से सोचते तो आप और भी आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। आपको पता है कि इन दो संख्या के बीच में जो अनुपात दिया हुआ है ना, ऐसा ही अनुपात यहाँ पर इन दो संख्या के बीच में है। समान अनुपात से हमें यही समझ में आता है कि यहाँ पर जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात है ना, वही अनुपात तीसरी और चौथी संख्या के बीच का होगा। जैसा कि आप यहाँ पर समझिए, आपको ये तो पता है कि आंसर हमारा कितना आया है, 4 आया है, यानी कि x के स्थान पर 4 आएगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि अगर हमें x की वैल्यू ज्ञात ही करनी थी तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते
सकते थे ना कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जो है ना कट रही है, और किस पहाड़े से कट रही है, 3 के पहाड़े से यहाँ पर कट रही है, और यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर आएगा 17। और यहाँ पर अब आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ पर x अनुपात 17 लिखते हैं और जबकि ये दोनों अनुपात ही यहाँ पर बराबर ही है, तो यहाँ पर जैसा कि 4 लिखा हुआ है तो x के स्थान पर 4 ही तो आएगा, तभी तो इस अनुपात को हम ऐसे लिख पाएंगे। तो आपने समझा ना कि यहाँ पर x के स्थान पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हो।